प्रस्तुत है गुनाह की जंजीर, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का उपन्यास। अध्याय 1। सुनील यूथ क्लब के मेन हॉल में एक कोने की टेबल पर बैठा बियर चुसक रहा था और अपने पसंदीदा सिगरेट लकी स्ट्राइक के कश लगा रहा था। उस घड़ी दोपहर का 1:30 बजा था और उसे वहाँ पहुँचे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले तक रमाकांत उस टेबल पर उसके साथ मौजूद था, लेकिन फिर किसी के बुलाने से वहाँ से उठकर चला गया। वो तब तक लौटा नहीं था तो सुनील यही समझा था कि वो कार्ड रूम में जाकर शायद रमी खेलने बैठ गया था, लेकिन प्रत्यक्षता ऐसा नहीं था, क्योंकि वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक विस्की का जाम था और दूसरे में एक कोई 55 साल के व्यक्ति की बाँह थी। उस व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद थे, वो बाइफोकल्स लगाया था। वो संजीदा सूरत शख्स था। जो सूट वो पहने था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो कई सर्दियाँ झेल चुका था। उसके हाथ में भी विस्की का गिलास था, जो कि रमाकांत की तरह ही भरा हुआ था। प्यारियो, रमाकांत चहका, इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर कोठारी हैं, यहाँ के मेंबर हैं, अलबत्ता आते भी कभी कभार ही हैं। जी, काफ़ी मशरूफ़ रहता हूँ, डॉक्टर जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। सुनील ने भी वैसे मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। तेरे फ़ैन और एडमायरर हैं, रमाकांत बोला। अच्छा, सुनील बोला। डॉक्टर ने पूर्ववत मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो तशरीफ़ रखिए। रखी दो मालको, रमाकांत बोला। क्या? डॉक्टर शक पकाया। वही जो अपना मित्र प्यारा कह रहा है, तशरीफ़। ओह। वो सुनील के सामने कुर्सी पर बैठ गया। रमाकांत उसके पहलू में दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वैसे तो वो बोला, मैं डॉक्टर और वकील की यारी से परहेज ही करता हूँ, लेकिन इनकी यारी से परहेज मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ये परहेज पर जोर ही नहीं देते। विस्की पीने को मना नहीं करते होंगे, सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, क्योंकि ये खुद विस्की पीते हैं। हाँ, मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर बोला। दरअसल मैं मनोचिकित्सक हूँ। साइकेट्रिस्ट? सुनील ने पूछा। हाँ, डॉक्टर बोला। लिहाजा मन की चिकित्सा करते हैं। तन से भी कुछ लेना देना है कि नहीं? पूरा लेना देना है, लेकिन मेरे पास कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका लीवर ख़राब है या नहीं, गुर्दा ख़राब होने वाला है या हाजमा ख़राब है, या बद परहेजी से पैदा होने वाली कोई और अलामत है, सुनील बोला। हाँ, इसलिए आप रमाकांत जैसे कोई परहेज की सलाह देने की बदमज़ा जिम्मेदारी से आज़ाद हैं। हाँ, यही समझ लो। ऐसा ना होता तो यकीनन ही आपसे 36 हाथ दूर हटकर बैठता। 136 प्यारियों, रमाकांत बोला, बल्कि 236। सो देयर यू आर। डॉक्टर बड़े शिष्ट भाव से तनिक हंसा। कोठारी साहब के सामने गंभीर मसला है, रमाकांत बोला, जिसके सिलसिले में ये मेरी सलाह चाहते थे। तब मैंने इन्हें राय दी थी कि ये खिदमत अगर तुझे करने का मौका दें तो बेहतर होगा। क्यों? सुनील के माथे पर बल पड़े। भाई, तू बियर पी रहा है जबकि मैं विस्की पी रहा हूँ और ये मेरा तीसरा पैग है। 3 पैग पी लेने पर दिमाग काम नहीं करता क्या? बराबर करता है, बल्कि ज़्यादा रफ्तार से करता है, लेकिन नशा उतर जाता है, समझा? जबकि मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है। तुझे क्या खतरा है? तू तो सत्तू पी रहा है। सत्तू? और नहीं तो क्या? नशे के लिहाज से बियर भी कहीं किसी गिनती में आती है? माएवा कीड़ा लगा और दाढ़ में तो उसके भी काम की नहीं। सुनील हंसा। हंसियाई कंजर, माजरा क्या है? बताओ मालको, रमाकांत बोला। डॉक्टर ने तनिक बेचैनी से पहलू बदला। बल्कि इत्मीनान से बताओ, रमाकांत एकाएक उठता हुआ बोला। मैं तब तक जरा कार्ड रूम का चक्कर लगा कर आता हूँ। उसने एक सांस में अपना गिलास खाली किया और वहाँ से रुखसत हो गया। अपने पेशे के काफ़ी मकबूल, काफ़ी नामचीन आदमी हो तुम, डॉक्टर पीछे बोला। ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया जनाब, सुनील बोला। वैसे मैं एक मामूली पत्रकार हूँ। 24 घंटे के? क्या मतलब? हमेशा पत्रकारी बने रहते हो या कभी यारवाश, मेहरबान, दुनियादार शख्स भी बनते हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए हुआ है क्या? अच्छा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें खबर लग सकती है। तुम उसे एक सेंसेशनल न्यूज़ के तौर पर अपने अखबार में छापने की सोच सकते हो। जो बात आप कहना चाहते हैं वो सेंसेशनल है? हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब, समझाता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात साफ करो। मैं इस वक्त एक पत्रकार से मुखातिब हूँ या एक फेलो क्लब मेंबर से या एक दोस्त से? सिर्फ एक दोस्त से। एनी फ्रेंड ऑफ रमाकांत इज़ माई फ्रेंड। गुड।
आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक नौजवान लड़की से ताल्लुक़ रखता है। आपकी पेशेंट है? हाँ, यानी कि ज़हनी तौर पर बीमार है, वरना आपकी पेशेंट न होती। करेक्ट। शी हैज़ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स हर होल पर्सनैलिटी। उस डिसऑर्डर की कोई वजह तो बहुत ही ख़ास निकली है। अब निकली है? हाँ, दरअसल उसके संदर्भ में अभी आज सुबह ही एक नया रहस्य उद्घाटन हुआ है जो कि मेरी मौजूदा परेशानी की वजह है। ऐसा क्या हुआ है? अभी बताता हूँ। पहले मैं ज़रा लड़के की केस की बैकग्राउंड तुम्हें समझा दूँ। मैं सुन रहा हूँ। वो 2 महीने से मेरे से ट्रीटमेंट ले रही है। शुरुआती दौर में मैंने लड़की को महज जज्बात के इमोशनल अनरेस्ट के हवाले समझा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि वो किसी अपराध बोध से ग्रस्त थे। अपराध बोध यानी कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स? हाँ, मेरा डायग्नोसिस ये कहता था कि उसके जहन में किसी गुनाह का बोझ था जो कि उसे नॉर्मल नहीं रहने दे रहा था। वक्त के साथ साथ क्योंकि वो अपराध बोध बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो ज़्यादा विकट साइक्रेटिस्ट केस बनती जा रही थी। पूछने पर कुछ बताती नहीं थी, लेकिन छुपा भी नहीं पाती थी कि उसके मन में कुछ था जिसे वो आम हालात में अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहती थी। आम हालात में? हाँ, आम हालात में। मेरा क्योंकि उसके केस में स्पेशल इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उन आम हालात को ख़ास हालत में तब्दील करने का फ़ैसला किया। कैसे? मैंने उसे एक ऐसे साइंटिफिक टेस्ट के लिए राज़ी किया जिससे उसके जहन के वो दरवाजे खुल सकते थे जो कि ज़बरन बंद किए गए थे, जिनकी खुल जाने पर मैं उसके जहन पर बहुत अंदर तक झांक सकता था। ऐसा क्या टेस्ट हुआ? साइकोथेरेपी में मददगार कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट को शिथिलता की ऐसी स्टेज पर पहुंचा देती हैं जिसमें दिमाग पर वो जोर दे पाने में असमर्थ हो जाता है, जो कि झूठ बोलने के लिए दरकार होता है। इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि सच बोलना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना पड़ता। लेकिन झूठ की बुनियाद क्योंकि गढ़ी हुई फरीबी बातें होती हैं, इसलिए झूठ बोलने के लिए याददाश्त को और दिमाग को बहुत सक्रिय रखना पड़ता है। आपका मतलब है कि आपकी वो दवाइयाँ दिमाग की वो सक्रियता समाप्त कर देती हैं और आपका मरीज सिर्फ सच को बयान करने के ही काबिल रह जाता है। उससे जो सवाल किया जाए उसका वो सीधा और सच्चा जवाब दे सकता है। हाँ। आपका टेस्ट श्योर टेस्ट है? कोई पॉजिटिव नतीजे निकलने की 100% गारंटी होती है इसमें? डॉक्टर हिचकिचाया। यानी कि नहीं होती? नहीं होती, लेकिन पेशेंट अबनॉर्मल ना हो तो होती भी है। बात समझ में नहीं आई जनाब। देखो, अगर वो टेस्ट नतीजे की 100% गारंटी कर सकता होता तो फिर पुलिस वाले अपराध को बुलवाने के लिए हर अपराधी पर उसी टेस्ट का आजमा रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस जानती है कि अपराधी झूठ बोलने का आदी होते हैं। उन्हें अपने गुनाह पर पर्दा डालने रखने की मेंटल ट्रेनिंग होती है। ऐसे शातिर बदमाशों के दिमाग को उन दवाइयों से उस हद तक निष्क्रिय नहीं किया जा सकता कि वो सच और सिर्फ सच बोलें। सच न बोलने की जिद में उन लोगों में एक ख़ास बर्दाश्त इन दवाइयों के खिलाफ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मुकम्मल दिमाग कभी नहीं सोता। उसका एक हिस्सा हमेशा जागता रहता है जो उन्हें याद दिलाता रहता है कि उन्होंने सच नहीं बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है और पुलिस को गुमराह करना है। दिमाग के उस जागते हिस्से को भी सुलाने के लिए क्या कतरन तगड़ा डोज नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, लेकिन उसमें दिमाग के बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाने का अंदेशा रहता है। तगड़ा डोज पेशेंट को गहरी नींद में, बल्कि यूँ कहो कि बेहोशी की स्टेज में धकेल सकता है, जिससे कि वो क्या सच क्या झूठ कुछ भी नहीं बोल सकता। आई सी। कहने का मतलब ये कि दवा की मिकदार पेशेंट की बर्दाश्त और केस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सोच समझ कर निर्धारित की जानी होती है। जब इस टेस्ट की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा होता है, लेकिन वो फ़ायदा इस बात पर निर्भर करता है कि फ़ायदा उठाना कौन चाहता है और उसके पीछे उसका मकसद क्या है। फ़ायदा उठाने की तमन्ना अगर पुलिस है तो वो किसी अपराधी से उसका अपराध बुलवाना चाहते तो कोई बड़ा फ़ायदा उन्हें नहीं हो सकता, क्योंकि यूँ कहा गया इकबाल जुर्म कोर्ट में नहीं ठहरता। फिर क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा होता है यूँ पुलिस को कम से कम दिशा ज्ञान हो जाता है। उनकी समझ में तो ये आता है कि अपराधी का अपराध सिद्ध करने के लिए कौन से रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मुफीद हो सकता था। ओह, ऐसे ही डॉक्टर को भी उस टेस्ट से दिशा ज्ञान हो सकता है कि वो जो ज़्यादा मुस्तैदी से अपने पेशेंट का इलाज कर सकता है। बहरहाल आपने उस लड़के पर वो टेस्ट आजमाया? हाँ, कल आजमाया। उसकी रजामंदी से? हाँ। वो राजी कैसे हुई? उसे इस अंदेशे ने ना सताया कि
जो बात उसे अपनी जुबान पर राजी से लाना गवारा नहीं, वो आप उससे यूं ही कहलवा लेंगे। उसके मन में क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने इस टेस्ट का इनकार नहीं किया था। शायद इसलिए क्योंकि वो समझती थी कि ऐसे टेस्ट से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था, ये शायद इसलिए क्योंकि वो इनकार करके मेरे इस यकीन को शह नहीं देना चाहती थी कि वो किसी गंभीर अपराध बोध से ग्रस्त थी। बहरहाल टेस्ट हुआ। हाँ, आज सुबह 9 बजे हुआ। नतीजा क्या निकला? जो नतीजा निकला वही मुझे दहला दे रहा है। अच्छा, मैंने तो ये समझकर उसे टेस्ट के हवाले किया था कि उसके अपराध बोध के पीछे कोई नौजवानी की भूल छिपी होगी। कैसी भूल? जैसे कोई लव अफेयर जो किसी सिरे न लग सका, कोई अवांछित गर्भपात। बड़ी हद मैंने सोचा था कि तो उसने कोई गुपचुप शादी कर ली थी जिसका राज उजागर करने से वो डरती थी, या फिर वो शादी के बिना ही गर्भवती हो गई थी और तब भी अभी गर्भवती थी। असल में क्या किया था उसने? कत्ल। क्या? मेरे उस टेस्ट के दौरान उसने अपनी जुबानी कबूल किया था कि उसने जानते बूझते एक शख्स की जान ली थी। यू मीन डिलिबरेट मर्डर? हाँ, शायद आपने सुनने में कोई भूल की हो। मेरे पास उसके इकबालिया बयान की कन्फेशन की टेप रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं तब से कोई आधी दर्जन बार सुन चुका हूँ और तुम्हें भी सुना सकता हूँ। आपने टेस्ट के दौरान उसका और लड़के का वार्तालाप टेप रिकॉर्ड किया था? हाँ, और मेरे से सुनने समझने में कोई भूल नहीं हुई है कि उसने साफ साफ एक कत्ल के जुर्म का इकबाल किया था। वो टेप रिकॉर्डिंग अब कहाँ है? मेरे क्लिनिक में, और मैं उसे यहाँ लाकर तुम्हें सुना सकता हूँ, या तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक में चल सकते हो। आपका क्लिनिक 24 घंटे खुला रहता है? नहीं, सिर्फ सुबह और शाम। सुबह 9 से 1 तक और शाम को 5 से 9 तक। संडे क्लोज्ड। लिहाजा इस वक्त तो वो बंद होगा। हाँ, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी है। वो चाबी सिर्फ आपके पास होती है? नहीं, एक चाबी मेरी नर्स के पास भी होती है। वो कोई ख़ास नर्स है? ख़ास या आम एक ही नर्स है मेरे क्लिनिक में। ख़ास या आम एक ही नर्स है मेरे क्लिनिक में। क्लिनिक के हर काम में वो मेरी मदद करती है। हर काम में? हाँ। उस टेस्ट में भी वो आपकी मददगार थी जो आपने अपने अपराध बोध से ग्रस्त पेशेंट पर आजमाया? हाँ। क्या कहना चाहते हो? आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि आपकी पेशेंट के इकबाल जुर्म में आप ही नहीं, आपकी नर्स भी वाकिफ़ है। वो बहुत भरोसे की नर्स है, वो मेरे से बाहर नहीं जा सकती। ऊपर से मैंने ख़ास तौर से उससे ताकीद की थी कि वो उस टेस्ट से हासिल हुए नतीजे को किसी से जिक्र न करे। कहते हैं औरतों को ऐसी बातें हजम नहीं होती। वो वैसी औरत नहीं है सर, वो बहुत जिम्मेदार लड़की है। आप कहते हैं तो ज़रूर होगी। बहरहाल आप मेन लाइन पर ही वापस लौटिए। लड़की के इकबाल जुर्म पर आइए। किसका कत्ल किया बताती है वो हिचकिचाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। ओह कम ऑन, जब इतना बड़ा खाका खींचा है तो इसमें वो ख़ास रंग भी तो भरिए जो आपने अलग बांध कर रखा है। जॉन वॉल्सन का। वो कौन हुआ? जॉन वॉल्सन वो शख्स था जिसके साथ वो वत्सला रहती थी, जिसे कि वत्सला अंकल वॉल्सन कहती थी। वत्सला उस लड़की का नाम है जो कि आपकी पेशेंट है? हाँ, वत्सला निगम। लेकिन अंकल वॉल्सन? वो उसे अंकल कहती थी। आई रिपीट, कहती थी। यानी कि ये एक टोकन रिश्ता है। यानी कि एक टोकन रिश्ता था। असल में उस शख्स लड़के का अंकल नहीं लगता था, वो उसके साथ रहती थी। साथ रहना नज़दीकी रिश्तेदारी या खून के रिश्ते का सबूत नहीं होता भाई। वो मरने वाले को अंकल कहती थी, इसलिए वो अंकल था। अब मैं कभी उसे अपने कथित अंकल से अपनी रिश्तेदारी साबित कर दिखाने को तो नहीं कहा था। कत्ल कैसे किया? जहर देकर। क्यों किया? वत्सला का प्रवीण गुप्ता नाम के युवक से लव अफेयर था, जिसके कि वाल्सन सख्त खिलाफ था। उसकी जिद थी कि वत्सला प्रवीण गुप्ता की दोस्ती से बाज जाए। वो कहती है कि उसकी मुतवातर टोका टाकी से वो अजीज़ आ चुकी थी। फिर हालात ऐसे बन गए थे कि उसने वॉल्सन की कॉफ़ी में जहर की गोलियां डाल दी थी और यूं उसका काम तमाम हो गया था। बाद में बची हुई जहर की गोलियों की शीशी वो झेरी की झील में फेंक आई थी। वो झील तो बहुत बड़ी है, किधर से फेंकी?
होटल लेक व्यू की तरफ से, जो कि झील के पश्चिम सिरे पर है। मालूम है, वो इलाका मेरा खूब देखा वाला है। यह वाक़या कब का है? कोई 3 महीने पहले का। तब किसी को पता न चला कि वो शख्स अपनी आई मौत नहीं मरा था। वो दिल का मरीज़ था और उम्र दराज आदमी। तब यही समझा गया था कि उसे एक दिल का दौरा पड़ गया था। उसके डॉक्टर ने दिल के दौरे की तस्दीक दी थी और मौत की वजह सडन कार्डियक अरेस्ट लिखी थी। आप उसके डॉक्टर नहीं थे? मैं मनोचिकित्सक हूँ भाई। वो डॉक्टर कौन था? मेहतानी नॉर्थ शोर पर ही रहता है, जहाँ की वॉल्सन की भी कोठी है। शीशी झील में क्यों फेंकी? ताकि बरामद ना हो। शीशियाँ तो पानी में भी तैर जाती हैं। उसने इंतज़ाम किया था कि उस शीशे के साथ ऐसा ना हो। उसने वॉल्सन की राइफल के कारतूस में से एक को खोलकर उसके छर्रे निकाल लिए थे और उन्हें शीशे में भर लिया था, ताकि शीशे भारी हो जाए और झील के पानी में डूब जाए। हाँ, ऐसा उसने साफ कहा था। हाँ, टेप सुना दूंगा। जहर कहाँ से हासिल किया? अब ये उसने नहीं बताया था। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले वो गहरी नींद के हवाले हो गई थी और मेरे कंट्रोल से निकल गई थी। बाद में पूछा होता, कोई फ़ायदा ना होता। वो ऐसे कुछ बताने वाली होती तो उसे टेस्ट की ज़रूरत ही न पड़ती। लाश का पोस्टमार्टम हुआ था? किस लिए? जब वॉल्सन ने डॉक्टर के स्वाभाविक मौत की तस्दीक दी थी तो पोस्टमार्टम किस लिए? यानी कि वैसे उसे चिता के हवाले कर दिया गया था। चिता के हवाले नहीं, कब्र के हवाले। वो ईसाई धर्म को मानता था, इसलिए लाश को एम्बाम करके ताबूत में रख के नॉर्थ शोर के ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। वत्सला भी उसी धर्म को मानती थी? नहीं, वो हिंदू थी और अपने धर्म को मानती थी। लड़की हिंदू, अंकल ईसाई। ये जुगलबंदी क्यों कर हुई? कैसे हुई? डॉक्टर ने अनभिज्ञता से कंधे उचके। कोई अंदाज़ा? सुनील बोला। शायद मरने वाला उसका असली अंकल नहीं था। किन खास हालात में वॉल्सन ने महज उसे पाला पोसा था। ऐसे मेहरबान शख्स का उसने कत्ल कर दिया। वो यही कहती है। जहर की कई किस्में होती हैं। लड़की ने बताया था कि उसके हाथ में कौन सी किस्म लगी थी। नहीं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मालूम होना चाहिए। कई जहर ऐसे होते हैं जिनके अवशेष लाश दफनाए जाने के कई महीनों बाद भी लाश में पाए जाते हैं। आप कहते हैं वॉल्सन को दफनाए गए अभी 3 महीने हुए हैं। लाश को कब्र खोद कर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो आज भी मालूम हो सकता है वो जहर से मरा था या दिल के दौरे से। ये भी तो एक फ़िक्र है जो मुझे सता रही है। क्या मतलब? उस लड़की के इकबालिया बयान की वजह से मैं जानता हूँ कि वॉल्सन को जहर देकर मारा गया था और ये काम उस लड़की वत्सला ने किया था, जो कि उसे अंकल कहती थी। लेकिन जो कि असल में हो सकता है कि उसका कुछ भी न लगता हो। एक कत्ल की जानकारी खामखा मुझे हो गई है। अब मेरी दुविधा यह है कि अपने पेशेंट के लिए अपना फ़र्ज़ मानकर मैं इस बाबत खामोश रहूं या समाज के कायदे कानून के लिए अपना फ़र्ज़ मानकर इस बात की खबर पुलिस को करूं। किसी वकील से मशवरा करना सूझा? फ़िलहाल तो किसी यार दोस्त से जिक्र करना ही सूझा। यार वकील की सलाह देता तो उस पर अमल करता ही। यार यानी कि रमाकांत। अब तुम भी। आप कहते हैं कि आपके टेस्ट से सही नतीजे की 100% गारंटी नहीं होती। कुछ हालात में, लेकिन कुछ हालात में होती भी है। कौन से हालात? कैसे? इस बाबत फैसला करने में उनमें फ़र्क करने से आपसे गलती हो सकती है। डॉक्टर की भवें उठी। हो सकता है आपकी पेशेंट का मिजाज, उसकी जहनी हालत उन अपराधियों के मिजाज और जहनी हालत के बहुत करीब हो जिन पर क्या आप कहते हैं कि ये टेस्ट ठीक से काम नहीं करता। क्या पता लड़की के आत्मस्वीकृति में कोई भेद हो। उसे महज एक गलतफहमी हो कि अपने कथित अंकल वॉल्सन की मौत की वजह थी। आपके टेस्ट की तीखी दवाइयों से उसके दिमाग पर हो सकता है ऐसा कोई बेजा असर हो गया हो जो कि आपकी कल्पना से भी परे हो और जिसकी वजह उसे उसकी कल्पना को पर लग गए और वो ये सोचने लगी हो कि उसने अपने अंकल का कत्ल किया था। ऐसे में बात अगर आप आगे पुलिस के पास पहुंचाएंगे तो ये उस लड़की के साथ जाती नहीं होगी। हाँ, यानी कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। अपराध करने की तरह अपराध पर पर्दा डालना भी जुर्म होता है। जाना भी चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। लड़की नौजवान है, इमोशनल है। एक गैर शख्स को अंकल कहती थी तो जाहिर उसकी करीबी कोई नहीं होगा। ऐसी लड़की नौजवान से मोहब्बत करती है
जिससे उसे बाज आने को कहा जाता है। ऐसी हालत में लड़की उस वहम से मुब्तला भी हो सकती है कि वो वॉल्सन की मौत के लिए जिम्मेदार थी। आगे आप अभी उसकी रिपोर्ट पुलिस को कर देते हैं और पुलिस की तफ्तीश के बाद वो बेगुनाह निकलती है, तो ये लड़की के कैरेक्टर पे खामखा लगा दाग होगा ही। साथ ही यहाँ पर भी लांछन होगा कि आपके एक पेशेंट ने इन गुड फेथ अपना एक राज आपको उजागर किया ताकि आप उसे बेहतर ट्रीटमेंट दे पाते, और आपने वो राज न रखा। हाँ, तो मेरी राय में आपको पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि असलियत क्या है। जो कुछ लड़की ने कहा वो सच भी है या नहीं, मुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप रमाकांत के दोस्त हैं और हम मेरी भी दोस्त हैं, इसलिए आपकी ये खिदमत मैं कर सकता हूँ। ओह, डॉक्टर ने चैन की मील लंबी सांस ली। ऊपर से आपको ऐसे कामों का तजुर्बा भी क्या होगा। बिल्कुल ठीक, जबकि तुम एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हो, खोजी पत्रकार हो, तो तुम्हें ऐसे कामों का खूब तजुर्बा है। दुरुस्त, लेकिन तुम्हारा ये आश्वासन मुझे फिर भी चाहिए कि अपनी खोज से तुम पहले अखबार के हवाले तो नहीं कर दोगे। बंदा नवाज, मेरा ऐसा काम करना वही कुछ करना होगा जिसको करने से मैं आपको रोक रहा हूँ। बात अपनी मौजूदा सूरत में आपको बताए पुलिस तक पहुँची, ये ब्लास्ट के ज़रिए पहुँची, बात तो एक हुई ना। यस, ब्लास्ट एक जिम्मेदार अखबार है, नेशनल डेली है, वो अपोस्ट समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस, आई डू नाउ। समाचार की पुष्टि होगी या नहीं होगी ये तफ्तीश का मुद्दा है, जो कि होते होते मुकम्मल होगी। पुष्टि होगी तो कैसे होगी? दो तरीके हैं। एक तरीका पोस्टमार्टम है, जो कि लाश का आज भी किया जा सकता है, लेकिन लाश में पहले एम्बॉम्बिंग का तरल पदार्थ भर गया होगा, जो कि पोटेशियम साइनाइड नाम के जहर को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये कि जहर की जो गोलियां तो वत्सला वॉल्सन को खिलाई बताती है, अगर वो पोटेशियम साइनाइड की थी तो पोस्टमार्टम से कत्ल की तस्दीक नहीं होने वाली। अगर वो कोई और जहर था तो ये तस्दीक हो सकती है कि वॉल्सन जहर से मरा था या न कि दिल के दौरे से। लिहाजा मैं दुआ करूँ कि गोलियाँ पोटेशियम साइनाइड की हों। आप दुआ कीजिए कि गोलियाँ जहर की ही ना हों। ये महज उस लड़की की कल्पना की उपज हो जो उसने अपने अंकल वॉल्सन को जहर दिया था। लेकिन वो शीशी जो उसने झील में फेंकी थी, मैंने दो तरीकों का जिक्र किया था, वही दूसरा तरीका कत्ल की पुष्टि का। उस शीशे में अगर जहर की गोलियां हुई तो फिर समझ लीजिए कि आपके पेशेंट का पुलंदा बन गया। क्या बन गया? पुलंदा जो बन जाता है तो मुश्किल से खुलता है, कभी कभी नहीं भी खुलता। डॉक्टर के चेहरे पर उलझन के भाव आए थे। वो आपकी नर्स, क्या नाम बताया था आपने उसका? सत्य शर्मा नाम है उसका। कब से आपकी मुलाजमत में है? यही कोई 4 साल से। आप कहते हैं कि पूरे भरोसे की है? हाँ, ठीक कहता हूँ। ऐसे टेस्ट पर अक्सर परफॉर्म करते हैं? अक्सर तो नहीं, लेकिन साल में 3-4 मौके तो आ ही जाते हैं। लिहाजा नर्स सत्य शर्मा की आपसे मुलाजमत के दौरान दर्जन से ऊपर के मौके आ चुके हैं। हाँ, और हर बार टेस्ट का नतीजा वैसा ही निकला था जैसे कि इस बार निकला? नहीं, ऐसा नतीजा तो पहली बार निकला है। यानी कि आपके टेस्ट के सहारे किसी कातिल का इकबालिया बयान आपकी नर्स से पहली बार सुना है। क्या कहना चाहते हो? आप अपनी नर्स को भरोसे की बताते हैं, लेकिन कत्ल के राज के भरोसे के लिए उन्हें पहले उसकी आजमाइश कभी नहीं हुई ना? तुम सत्य की बात छोड़ो, मैं फिर कहता हूँ वो मेरे से बाहर नहीं जा सकते। मैं वो टेप सुनना चाहता हूँ। अभी? ज़रूरी नहीं, अभी शाम को भी चलेगा, जबकि रूटीन में आपका क्लिनिक खुलेगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? और मैं उस लड़की से भी मिलना चाहता हूँ। वत्सला से? हाँ, क्यों? मुझे नौजवान लड़कियों से मिलने का शौक़ है। डॉक्टर अपलक सुनील को देखने लगा। सुनील को विचलित न होता पाकर वो बोला, मैं इंतज़ाम कर दूंगा तुम्हारा शौक़ पूरा करने का। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे तुम चाहो। मैं तुम्हें नॉर्थ शोर उसके पास ले जा सकता हूँ, उसे यहाँ ला सकता हूँ, तुम्हारे ऑफिस में ला सकता हूँ, या तुम्हारे घर पर ला सकता हूँ। किसी और जगह का नाम लो तो वहाँ ला सकता हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शाम को उसे अपने क्लिनिक में बुला कर रखिएगा, वहाँ मैं उससे मुलाकात भी कर लूँगा और वो टेप भी सुन लूँगा। ठीक? शाम कितने बजे? 6 बजे ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अपने क्लिनिक का पता बताइए। डॉक्टर ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर सुनील को सौंपा।
सुनील ने देखा उस पर उसके घर और क्लिनिक दोनों जगहों का पता दर्ज था। उसने कार्ड जेम के हवाले किया। और कुछ? डॉक्टर बोला। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब आपके लिए ड्रिंक्स मंगाएं? नहीं, दिन में कभी कभार पीता हूँ। पीता तो हूँ, सिर्फ एक ड्रिंक्स, समझ लो मेडिसिनल। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाके रमाकांत को तलाश कर सकूं। ज़रूर। रमाकांत उसे कार्ड रूम में मिला। बड़े मुश्किल से रमे के गेम से हटने को तैयार हुआ। की हो या? उसने पूछा। सुनील ने बताया। तो अब क्या चाहता है? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुम्हें नहीं पता? सुनील आंखें निकालता हुआ बोला। पता है मालको, क्यों नहीं पता है? तेरे बड़े पापा जी को पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? उस लड़की वत्सला की कोई पड़ताल करानी है? ज़्यादा जॉन वॉल्सन नाम के उस शख्स की जो मर गया, जिसे वो अपना अंकल कहती थी। मसलन क्या पता लगाना है? पहले तो यही पता लगाना है कि उस लड़की से क्या रिश्ता था। कोई रिश्ता था भी या नहीं था तो वो उसके साथ उसके घर में क्यों रहती थी? दूसरे, उसके और रिश्तेदार कौन थे और कहाँ रहते थे? तीसरे, उसकी माली हैसियत कैसी थी? और कोई वसीयत वगैरह करके गया था या नहीं? करके गया था तो किसके नाम? नहीं करके गया तो उसका वारिस कौन बन चुका था या बन सकता था? चौथे, उस लड़की के प्रवीण गुप्ता नाम के बॉयफ्रेंड से क्या रंजिश थी जो वो नहीं चाहता था कि लड़की उसके करीब भी पटकती? पांचवें, वो किन हालात में मरा था? यानी कि जब उसके प्राण निकलने थे तब उसके करीब कौन लोग थे? छठे, उसके फैमिली डॉक्टर ने उसकी मौत का जो सर्टिफिकेट जारी किया था उसकी कॉपी मुहैया कराओ। सातवें, उसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस थी जो उसका पता लगवाओ और ये मालूम करवाओ कि उसमें उसका नॉमिनी कौन था। आगे कुछ नहीं, इतना काफ़ी है फ़िलहाल। कहाँ काफ़ी है मोतियाँ वाली हो? अभी दर्जन तक तो बढ़ो। क्यों? दर्जन एक स्पेशल रेट है। 12 सवाल पूछने वाले को 20% का डिस्काउंट है और एक बॉल पेन का इनाम है। लानत है, मैं जाता हूँ। अभी कैसे जाता हूँ? लंच तो करके जा। नहीं, मुझे भूख भी नहीं है और मेरा ऑफिस पहुँचना ज़रूरी है। 1 for the road तो मज़ा करके जा। वो बियर से ही नहीं होता। जब जानता है तो छोड़ पीछे उस नामुराद चीज़ का। बियर पिएगा तो सिकंदर कैसे बनेगा? क्या? पीते हुए आते हैं जो, रमाकांत तरन्नुम में बोला। पीता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। सुनील उसे गाता छोड़कर वहाँ से रुखसत हो गया। शाम को ठीक 6 बजे सुनील 10 हॉर्स पावर की MV अगस्ता अमेरिका मोटरसाइकिल पर लिंक रोड पहुंचा, जहाँ की डॉक्टर का क्लिनिक था। रिसेप्शन पर उसे झक सफ़ेद वर्दी से ढकी नर्स बैठे मिली। डॉक्टर कोठारी ने क्योंकि पिछली रात कहा था कि उसकी मुलाजमत में एक ही नर्स थी, इसलिए जाहिर था कि वो वही सत्या शर्मा थे। वो मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की थी जो कि उम्र में 27-28 के करीब मालूम होती थी। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया और डॉक्टर कोठारी से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उसने तत्काल उसे कोठारी के निजी कक्ष में पहुंचा दिया। वहाँ डॉक्टर के साथ एक 22-23 साल की खूबसूरत लेकिन निहायत ही संजीदा सूरत युवती मौजूद थी, जो दुपट्टे के बिना एक सादा सलवार कमीज पहने थी और अपनी कुर्सी में रह रहकर पहलू बदल रही थी। डॉक्टर ने तस्दीक की कि वही वत्सला निगम थी और फिर सुनील से उसका परिचय कराया। वत्सला ने खामोशी से परिचय कबूल किया। आप जानती हैं, सुनील बोला, कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? इसलिए मौजूद हूँ, वत्सला धीमे सुनसैयत स्वर में बोले, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बुलाया था। वजह भी बताई होगी? बताई थी, मुझे आपसे मिलना था, जो कि इस घड़ी आपकी यहाँ मौजूदगी की काफ़ी वजह है। जी हाँ, क्योंकि मेरे लिए डॉक्टर साहब का जो भी निर्देश होता है उसका मैं सोच कर पालन करती हूँ कि वो मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा है। गोया मेरे से मुलाकात भी आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है मेरी निगाह में। सुनील तनिक सक पकाया। उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने खंखार का गला साफ किया और फिर बोला, मैंने सुनील को बताया था कि वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर कोई बोझ था जो कि तुम्हारी तंदुरुस्ती खा पिए दे रहा था। वत्सला, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सुनील को बताओ तो ये इसका कोई हल निकाल सकता है। वो कैसे निकाल सकते हैं? वत्सला बोले, जो काम एक मनोचिकित्सक का है वो कोई पत्रकार कैसे कर सकता है?
दोस्त कर सकता है, सुनील मीठे स्वर में बोला। हमदर्द कर सकता है, जो कि मैं तुम्हारा बन सकता हूँ। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मुझे हमेशा किसी अंजाम का खौफ रहता है, खौफ सताता रहता है। ये मेरी प्रॉब्लम। आप क्या हल निकाल सकते हैं इसका? क्यों होता है ऐसा? वजह क्या है? आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप यहाँ हैं और डॉक्टर साहब के बुलावे पर मैं यहाँ हूँ, तो डॉक्टर साहब ने मेरे केस की बाबत कुछ तो आपको बताया ही होगा। हाँ, कुछ बताया है, लेकिन तुम सब कुछ बता सकती हो। मसलन क्या? शुरुआती अपनी लव लाइफ से कर सकती हो। तुम किसी से मोहब्बत करती थी? मैं एक नौजवान लड़की, मेरी उम्र में किसी नौजवान लड़की का अपने किसी हमउम्र लड़की की तरफ ऐसा कोई रुझान बन जाए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन वो स्ट्रेट लव अफेयर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई ट्रेजिडी जुड़ी है। उसने उत्तर न दिया। वो परे देखने लगी और बेचैनी से पहलू बदलने लगी। क्या हर्ज है बताने में? डॉक्टर आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। वत्सला, यू आर बिटवीन फ्रेंड्स। दोस्तों का फ़र्ज होता है, सुनील बोला। दोस्तों के काम आना। जब साइकोथेरेपी काम ना आए, वत्सला बोले, तो क्या अब दोस्ती काम आ सकती है? आ सकती है, डॉक्टर बोला। तुम्हारे प्रॉब्लम का रूप किसी दोस्त, किसी हमदर्द, किसी खैर ख्वाह की तरफ मोड़ना ही समझ लो कि साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है। और यह दोस्त, हमदर्द, खैर ख्वाह वगैरह मिस्टर सुनील हैं? हो सकता हूँ, सुनील से मुस्कुराते हुए बोला। तभी तो यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है, सुनिए। मैं किसी से मोहब्बत करती थी, वो भी मुझे दिलो जान से चाहता था। किसी तीसरे शख्स को हमारे ये ताल्लुकात शख्स नापसंद थे, इसलिए उसका मुझे हुक्म हुआ था कि मैं उस शख्स से ज़िंदगी से मुकम्मल तौर से किनारा कर लूँ। न सिर्फ किनारा कर लूँ, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसी गायब हो जाऊँ कि उसे ढूंढने न मिलूँ। ऐसा नादिर शाही हुक्म सुनाने वाला कौन था? उसने उत्तर न दिया। उसका सिर जैसे ये अंदर चरित सा हौले हौले इनकार में हिलने लगा। जॉन वॉल्सन था वो शख्स, डॉक्टर बोला। अंकल वॉल्सन मर चुके हैं, वो धीरे से बोले। हमें मालूम है, लेकिन उसे मरे हुए कई सालों नहीं हो चुके। अब 3 महीने पहले तक वो जिंदा था और तुम उसकी छत्र छाया में उसके साथ रहती थी। अपनी ज़िंदगी में वॉल्सन ने तुम्हें यह हुक्म दिया था कि तुम अपने प्रेमी की ज़िंदगी से किनारा कर लो और हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाओ। वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बाबत में कोई बुरा नहीं बोलना चाहती। यानी कि सुनील बोला। वो ही है तुम्हें वो नादिर शाही हुक्म सुनाने वाला। वो फिर खामोश हो गई। वो सच में तुम्हारा अंकल था? उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं था? उसने फिर इनकार में सिर हिलाया। ये एक सम्मान सूचक शब्द है जो कि तुम उसके लिए इस्तेमाल करती थी। हाँ, ले आजा। तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान था? तुम उसे चाहती थी? नहीं, तो नफरत करती थी। उसने सुनील के उस सवाल का उत्तर न दिया। वो डॉक्टर की तरफ घूमे और फरियाद भरे स्वर में बोले। डॉक्टर साहब, ऐसे सवाल मेरी दुश्वारियों का हल नहीं हो सकते। ये तो मेरी दुश्वारियों को मैं इजाफा ही कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहना चाहा, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं हमेशा नहीं तो कभी कभार चैन की नींद सो सकूँ। इसलिए मैंने आपकी हर बात मानी, आपका हर वो इलाज कबूल किया जो कि आपने कहा कि मेरे लिए मुफीद था। आपने उस अनोखे टेस्ट की बात की जो आप कहते थे कि मुझे सच बोलने के लिए प्रेरित कर सकता था। मैंने उसे भी कबूल किया। लेकिन अब ये नए नए सवाल, वो भी ऐसे शख्स की ज़ुबानी से जो कि मनोचिकित्सक भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये कौन सा नया रास्ता आप मुझे दिखा रहे हैं, और क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होने का ज़रिया बन सकता है। ये तुम्हें उस इमोशनल स्ट्रेन से निजात दिला सकता है जो इमोशनल स्ट्रेन की अब मुझे आदत हो गई है। मैं वो झेल लूँगी, दिल का बोझ भी उठा लूँगी, मैं तमाम दुश्वारियों को भी झेल लूँगी, बशर्ते मैं चैन पाऊँ, ठीक से सो सकूँ। वो सब होगा। मेरे पर भरोसा रखोगी तो सब होगा। वत्सला, तुम मेरी पेशेंट ही नहीं हो, मेरी बेटी के समान हो। इसलिए विश्वास रखो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके टेस्ट का क्या नतीजा निकला। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आज सुबह से सेशन में मेरे से जो वार्तालाप हुआ था वो मैंने मुकम्मल टेप कर लिया था। मैं वो टेप तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। उसको सुन चुकने के बाद तुम्हारा और मेरे से पूछना ज़रूरी नहीं रह जाएगा कि टेस्ट में नतीजा क्या निकला था। ऐसा?
हाँ सुनाइए। डॉक्टर ने अपनी मेज से एक दराज में से एक टेप रिकॉर्डर बरामद किया। उसने उसमें एक ऑडियो कैसेट डाला और उसे रिवाइंड किया। फिर आखिरकार उसने टेप का प्ले पर लगाया। कुछ क्षण खामोशी के बाद कमरे में स्तब्ध वातावरण में डॉक्टर और वत्सला की वार्तालाप की आवाज़ें गूंजने लगी। सुनील कान खड़े करके वो आवाज़ें सुनने लगा। वत्सला ने भी पहलू बदलना बंद किया और फिर उसकी मुकम्मल तवज्जो उन आवाज़ों की तरफ हो गई। वार्तालाप चलता रहा। शुरुआत में डॉक्टर ने सिंपल सवाल किए थे जिनकी वत्सला सिंपल जवाब दे रही थी। मसलन वो कौन थी, वो टेस्ट क्यों नहीं हो रहा था, डॉक्टर कौन था, उसकी पसंद नापसंद क्या थी वगैरह। फिर वॉटसन की बाबत वो ख़तरनाक सवाल आया जिसका अपना ख़तरनाक जवाब सुनकर वत्सला के नेत्र फैले और वो फिर बेचैन दिखाई देने लगे। सुनील ने उसे साफ कहते सुना था कि उसने अंकल वॉटसन की कॉफ़ी में जहर की गोलियां डाली थी, लेकिन डॉक्टर द्वारा बार बार पूछे गए इस सवाल का कोई जवाब उसने न दिया कि जहर उसने कैसे और कहाँ से मुहैया किया था। कोई अधूरा जवाब दिया तो यह दिया कि जहर घर पर उपलब्ध था। बार बार पूछे जाने पर भी उसने ये न बताया कि वो घर पर कहाँ और क्यों उपलब्ध था। उसके बाद कितनी देर अकेले डॉक्टर कोठारी की जिद भरी आवाज़ वातावरण में गूंजती रही। उसके किसी सवाल का जवाब में वत्सला की आवाज़ न सुनाई दी। फिर डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया। अब क्या कहती हो, वो बोला। वत्सला ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, लेकिन फिर कसकर होंठ भींच लिए। जो कुछ तुमने सुना, सुनील आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। वो जरूरी नहीं कि सच हो। वत्सला की भौहें उठी। वो तुम्हारी कल्पना की उपज भी हो सकती है। अपने अंकल वॉटसन की ज़िंदगी में कभी ये वैश्य ख्याल तुम्हारे जहन में आया हो सकता है कि तुम उसकी जान ले लो। ऐसा आम हो जाता है। भड़का हुआ आदमी कई बार गुस्से में अपने प्रियजनों की मौत की कामना करने लगता है। ये सपने भी देखने लगता है कि वक्त आने पर वो कैसे उस काम को अंजाम देगा। ऐसी काल्पनिक बातें बाज लोगों को भूल जाती हैं, बाज लोगों के अवचेतन मन में घर कर जाती है। अपने टेस्ट के दौरान डॉक्टर कोठारी ने तुम्हें जो दवाएं दी थी वो असल में ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इंसानी दिमाग को काफ़ी हद तक निष्क्रिय कर देते हैं और उसे सहज, आसान और सच्चे सवालों का जवाब देने के लिए काबिल छोड़ते हैं। लिहाजा तुम्हारे अवचेतन मन में बसे अंकल की जान से ले लेने की कोई पुरानी ख्वाहिश भी तुम्हारी जुबान पर यूं ही आ सकती है जैसे कि वो हकीकत हो। जबकि हो सकता है कि वो ड्रग्स के गिरफ्त में आए एक व्यक्ति के भ्रामक प्रलाप हो जो कि सच से कौन सा दूर हो। ब्राइट आइस, तुम समझ रहे हो कि ये मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ गुड, लेकिन इस वक्त तुम ड्रग्स के हवाले नहीं हो। इस वक्त तुम्हारा विवेक, तुम्हारा विचार शक्ति अपने भरे बुरे में तमीज़ करने की तुम्हारी कुव्वत तुम्हारे काबू में है। इसलिए तुम अब इस बात का जवाब दो कि तुमने अपने कथित अंकल जॉन वॉटसन का कत्ल किया है या नहीं किया है। अब जवाब की क्या कीमत होगी? अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझे यकीन है, डॉक्टर बोला, कि तुम सच बोलोगी। वत्सला ने अनिश्चित भाव से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। वत्सला, बिलीव मी, यू आर बिटवीन फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू हेल्प यू, सुनील बोला। उसके चेहरे पर से अनिश्चय के भाव न गए। जवाब सुन तुम क्या करोगे? वो बोले। मेरी करतूत का सारा काला चिट्ठा अपने अखबार में छाप दोगे? नहीं, सुनील बोला। पुलिस के पास जाओगे? नहीं। तो क्या करोगे? तुम्हारे बचाव की कोई सूरत निकालूंगा। भले ही मैंने सच में कत्ल किया हो तो किसी के कह देने भर से कोई कातिल नहीं बन जाता। मैं कोई नहीं हूँ, मैं हूँ। मैं जो कह रही हूँ खुद ही कह रही हूँ और अपने बारे में कह रही हूँ। इस बाबत में तुम्हें भी कोई मुगालता हो सकता है, ये खोखली तसल्ली है। तुम्हारा दावा भी खोखला साबित हो सकता है कि तुमने कोई कत्ल किया है। साबित हो सकता है, कहा मैंने, और स्याह सफ़ेद कुछ भी साबित होना अभी बाकी है। तुम्हारा इकबालिया बयान भी समझ लो कि काफ़ी नहीं है, उसको भी सबूत चाहिए। कोरबोरेटिंग एविडेंस चाहिए जो कि पता नहीं कि उपलब्ध होगी या नहीं। कोई खामखा इतनी बड़ी बात की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले सकता है? मुगालते में ले सकता है। तूफाने हमदम मुगालते में ले सकता है। तब पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। आदमी पता नहीं कैसे हो, वो बोली, लेकिन बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता क्या है?
अब बोलो कि क्या जवाब है तुम्हारा। मुझे सोचने दो। सोच लो, किसने रोका है? मुझे सोचने का वक्त दो। बट माय डियर, डॉक्टर ने कहना चाहा। डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहती हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए। वो एकाएक बूढ़ी और बगोले की तरह वहाँ से बाहर निकल गई। पीछे हकबकाए से डॉक्टर कोठारी का भी झूलते दरवाजे तुक्कों का भी सुनील को देखने लगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, कृपा निदान। सुनील बोला। क्या? बहुत दिलेर, बहुत हौसलामंद लड़की है, पिलपिली और कमज़ोर नहीं है। बहुत फाइट है इस लड़के में, बहुत फाइट कर सकती है, कैसे भी हालात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो अपने पैरों पर खड़ी है, वरना ऐसी टेंशन में तो पिछले 2 महीने से उसमें तो ये तो पागल हो जाती या ब्रेन हेमरेज से मर जाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप क्या कहते हो? जैसा कैरेक्टर इस का सामने आया, उसकी रूह में कत्ल कर तो सकती है ये। ओह, बहरहाल 24 घंटे की बात है, देखते हैं कल क्या कहती है। हाँ, अब मैं भी। सुनील उठता हुआ बोला। इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, बराए मेहरबानी टेपू महफूज रखिएगा। हाँ, वो यहाँ बिल्कुल महफूज है। मेरे और तुम्हारे, मेरे नर्स के और वत्सला के अलावा इसके अस्तित्व की किसी को भी खबर नहीं है। रमाकांत को भी नहीं। 4% आर 3 to मैंने। मुकम्मल गारंटी उसी राज के राज रहने में होती है जिसे सिर्फ एक शख्स जानता हो, इसीलिए नर्स का ध्यान रखिएगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। बोला ना, वो बहुत भरोसे की है। कई बार वही पत्ते हवा देने लगते हैं जिन पर की नाज होता है। ये नाज नखरों वाला मसला नहीं है, ईमानदारी का, नौकरी के प्रति निष्ठा का मसला है, कर्तव्य प्रणता की मसला है। यू नो बेटर सर। ऑफ कोर्स आई नो बेटर। ठीक है फिर, नमस्ते। अध्याय 2। अगले रोज सुबह अपनी शक्तिशाली मोटरसाइकिल पर हवा से बातें करता सुनील झेरी पहुंचा। झेरी राजनगर से 65 मील दूर एक अत्यंत लोकप्रिय पर्यटन स्थल था, जिसका विशेष आकर्षण वहाँ की विशाल झील थी। वो उसके होटल के लेक व्यू वाले सिरे की तरफ पहुंचा। वहाँ झील पर एक पायर बना हुआ था, जिस पर छोटी छोटी कई बोटें लगी हुई थीं, जो कि झील की सैर के लिए किराए पर उपलब्ध होती थीं। पायर के करीब पानी में कुछ बच्चे तैर रहे थे और कुछ पायर में डाइव मारकर डुबकियों का आनंद ले रहे थे। सुनील की निगाह पैन होती हुई झील के उधर के हिस्से पर फिरी। फिर उसने ज़मीन पर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और झील के किनारे पर पहुंचा। वहां से उसने वो पत्थर झील में फेंका और उस स्थान को नोट किया कि जहाँ की वो झील में जा गिरा। फिर उसने बच्चों को आवाज़ दी। 8 से 12 साल तक की उम्र के 5 बच्चे पानी में से निकलकर उसके करीब पहुंचे। सुनील ने जेब से 50-50 के 5 नोट निकाले और बोला, सबको मेरी तरह से हमबर्गर और पेप्सी। बच्चे तत्काल किलकारियाँ मारने लगे। सबने खुशी खुशी एक नोट कबूल लिया। और जो मेरा काम करके दिखाया, सुनील बोला, उसको 100 रुपये वाला फैमिली पिज़्ज़ा भी। उसने 100 का एक नोट निकालकर बच्चों की तरफ लहराया। क्या काम? एक बच्चा जोश में बोला। कुछ अरसा हुआ यहाँ से किसी ने झील में एक शीशी फेंकी थी। उस शीशे में कुछ गोलियाँ थी और कुछ छर्रे हैं। यहाँ से फेंकी जाने पर वो वहाँ, सुनील ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ की उसने पत्थर फेंका था, जाकर गिरा था। कहीं जाकर गिरी होगी। मुझे वो शीशी चाहिए जो कि तुम में से कोई झील की तलहटी से निकाल कर ला सकता है। तुम सब डुबकी मारना चाहते हो? हाँ, सब बोले। वहाँ पानी कितना गहरा होगा? कोई 10-12 फुट, एक बोला। कभी वहाँ डुबकी मारी है? हाँ, सब बोले। नीचे क्या है? रेत? वही रेत में कहीं वो शीशी पड़ी होगी। तुम लोग वहाँ तक डुबकी मार कर उसे निकाल कर ला सकते हो? हाँ। और जो कोई भी शीशी निकाल कर लाएगा उसे ये 100 का पत्ता मिलेगा। ठीक है? ठीक। तो फिर शुरू हो जा। 1 2 3। बच्चे तत्काल झील में कूद गए। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे कश लगाकर प्रतीक्षा करने लगा। एक उसके सेलुलर फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की तो डॉक्टर कोठारी को लाइन पर पाया। मैंने रमाकांत से तुम्हारे सेलुलर का नंबर जाना। वो बोला, बात कर सकते हो ना? क्यों नहीं, ज़रूर। कोई ख़ास बात है? बहुत ख़ास बात है, तभी तो यूँ एक फ़ोन किया। क्या हुआ? वो मेरी नर्स, वो कमबख्त ने आखिर वही किया जिसका तुमने अंदेशा जताया था। क्या किया? मुंह बंद न रख सकी? हाँ। सब बक दिया किसी के आगे?
किसी के आगे बका होता तो मैं बात को जैसे तैसे संभाल लेता, लेकिन उस कमबख्त ने टेप की बाबत एक पुलिस वाले को बताया। पुलिस वाला? जो उसका बॉयफ्रेंड है, होने वाला पति है। बढ़िया। और आप कहते थे वो बड़े भरोसे की नर्स थी, आपसे बाहर नहीं जा सकती थी। अब मैं क्या कहूँ? यही कहिए कि अब हुआ क्या? हुआ यह कि अभी कोई 15 मिनट पहले सर्च वारंट लेकर मेरे क्लिनिक पर पुलिस पहुंची। कमीने जानबूझकर तब क्लिनिक पर पहुंचे जब मैं वहां मौजूद नहीं था, ताकि अब सर्च में कोई अड़ंगा ना अड़ा सके। हाँ, किसी चीज़ की तलाश थी उन्हें? ये भी कोई पूछने की बात है? वत्सला वाला टेप रिकॉर्डिंग की? हाँ, सर्च वारंट पर ख़ास तौर से दर्ज था कि वो मेरे क्लिनिक से उस टेप की तलाश के लिए जारी किया गया था जिसके मेरे एक पेशेंट की एक कत्ल किया होना कबूल किया था। उनकी तलाश कामयाब हो गई। होनी ही थी। जब मेरी अपनी नर्स का मददगार बन गई तो और क्या होता। यानी कि वो टेप पुलिस के कब्जे में आज आ चुका है। न सिर्फ कब्जे में आ चुका, मेरी क्लिनिक में उसे सुनकर वो जान चुके हैं कि उसमें क्या रिकॉर्डिंग है। फिर तो वो सीधे वत्सला पर चढ़ दौड़े होंगे। मुझे ऐसे ही अंदेशा था, इसलिए वत्सला को मैंने फ़ोन करके अपने पास बुला लिया था। अपने पास कहाँ है? आप इस वक्त कहाँ हैं? लिंक रोड पर ही, लेकिन अपने क्लिनिक से बहुत दूर, एक रेस्टोरेंट में। और वत्सला आपके साथ है? हाँ। ये एक दानिशमंदी का काम किया आपने। फ़िलहाल पुलिस को उसका आमना सामना न होने में उसकी भलाई है, आपकी भी। उस टेप की बरामदी के बाद आप दोनों जितनी देर पुलिस के जवाब तलबी से बच सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब हम क्या करें? फ़िलहाल कहीं गायब हो जाइए। मैं तो हो जाऊँगा, लेकिन वत्सला? उसे आप रमाकांत के पास यूथ क्लब में पहुंचा दीजिए। आगे जो भी करना होगा वो खुद कर लेगा। तुम हमारे पास नहीं पहुंच सकते हो? आज नहीं पहुंच सकता, मैं आपसे बहुत दूर हूँ और बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। ओह, फ़िलहाल आप वही कीजिए जो कि मैंने आपको करने को कहा है। आप बाकी बातें फिर होंगी। कब, कहाँ? रमाकांत के पास संपर्क में रहिएगा, मालूम पड़ जाएगा, या मोबाइल पर ही फिर फ़ोन कीजिएगा। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने मोबाइल जेब के हवाले किया और फिर झील की तरफ आकर्षित हुआ जहाँ कि वो जोशीले बच्चे डुबकियाँ मार रहे थे। एक बच्चे ने पानी में से निकाला और जोर से हर्षनाद किया। सुनील का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो उसने पाया कि उसके सिर से ऊपर उठे एक हाथ में एक शीशी थी। मिल गई? सुनील ने उच्च स्वर में बोला। हाँ। बच्चा खुशी के अतिरिक्त में चिल्लाया, इधर लाओ। वो किनारे पर जाकर तैरने लगा। खेल खत्म हो चुका जानकर उसकी बाकी बच्चों ने डुबकियाँ लगानी बंद कर दी। विजेता बच्चा किनारे पर पहुंचा। शाबाश। सुनील उसकी गीली पीठ थपथपा तो बोला, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण मिश्रा। आपका? सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं पत्रकार हूँ, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूँ। अखबार पढ़ते हो? तस्वीरें देखता हूँ। तस्वीर देखते हो? कितने बड़े हो गए हो? 12 का हो गया हूँ, 13वें में हूँ। रहते कहाँ हो? ओल्ड जेरी में, मेन बाजार के बाजू में एक गली में। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम कहाँ? हाँ, हम सब एक ही गली में रहते हैं, इकट्ठा यहाँ आए घर वालों को बताकर। गुड। बच्चों का ऐसा फार्मर बरदार होना चाहिए। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? उसने झील पर एक पेड़ की तरफ संकेत किया। पहन कर आओ। वो 100 का पत्ता पिज़्ज़ा वाला तुम्हारा है? सुनील ने उसे नोट थमाया। तुमने बहादुरी से इसका हकदार बनकर दिखाया है। पहले से प्रत्याशा में खुश बालक नोट हाथ में आते ही बाग हो गया। थैंक यू, वो बोला। यह आपकी शीशी, इसे अभी अपने पास रखो फिलहाल। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी नहीं, तुम्हारी शीशी है। तुमने इसे झील में बरामद किया और ये तुम्हारे अधिकार में। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? तुम इसे किसी को सौंपोगे। किसे? अभी मालूम पड़ जाएगा। पहले कपड़े पहन कर आओ। बालक सहमति में सिर हिलाता पेड़ की ओर दौड़ चला। बालक अरुण मिश्रा के साथ सुनील जेरी गांव पहुंचा। वहां उसकी मंजिल अल्फा मेडिकोज नाम की एक केमिस्ट शॉप थी, जिसका मालिक आलोक जुस्ती था। एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट था और दवाओं के केमिकल्स के एनालिसिस में प्रवीण था। सुनील उससे पहले वाकिफ था। कैसे आए? जुत्सी ने पूछा। महज मिजाज पुरसी के लिए तो नहीं आया जुत्सी साहब, सुनील बोला। मैं तुम्हारी साफ गोई की दाद देता हूँ। कोई काम है? माँ बोलिए। ये कौन है? इसका नाम अरुण है, अरुण मिश्रा। बहुत ज़हीन लड़का है, आपके पास पड़ोस का ही रहने वाला है। कभी देखा नहीं।
इत्तेफाक की बात है, ये झील के जल क्रीड़ा करने गया है, डुबकियाँ लगाने का शौकीन है। आज झील में इसके हाथ में एक चीज़ लगी जिसकी बाबत ये खुद आपको बताएगा। जुस्सी ने अरुण की तरफ देखा। बोल भाई, सुनील उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला। अरुण पहले तो नहीं गड़बड़ाया, लेकिन फिर संभल गया। फिर वो संतुलित स्वर में बोला, मैं अपनी गली के लड़कों के साथ झील में तैर रहा था, ये अंकल वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि झील की तलहटी में एक शीशी पड़ी थी जिसमें कुछ गोलियाँ और कुछ छर्रे भरे हुए थे। उन्होंने सब बच्चों को पेप्सी और हमबर्गर के लिए 50 रुपये दिए और कहा कि जो भी बच्चा शीशी निकाल कर लाएगा उसे पिज्ज़ा के लिए 100 रुपये और मिलेंगे। मैंने उसके सर में गर्व का फुट आ गया। वो शीशी निकाली थी। अब वो शीशी कहाँ है? सुनील उसे तरह देता हुआ बोला, मेरे पास। तुम्हारे पास कहाँ? मेरी मुट्ठी में। उसने मुट्ठी खोल कर दिखाई। पहले कहाँ थे? पहले भी मेरी मुट्ठी में थी। उसने पूछा। इससे पहले झील में थी? यानी कि जब से शीशी तुम्हारे हाथ लगी है तब से तुम्हारे वहीं पास है? हाँ। गुड। शीशी में से जुत्सी को दो। बालक ने शीशी जुत्सी को सामने काउंटर पर रख दी। बंदा नवाज, अब आप पता लगाए कि शीशे में क्या है। छर्रे तो, जुत्सी बोला, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल उन सफ़ेद गोलियों की बाबत है जो छर्रों के साथ नीचे शीशे मौजूद हैं। वो तो केमिकल्स एनालिसिस से मालूम होगा। जाहिर है, तभी तो आपके पास आया हूँ। वो खामोश हो गया। मैं आपकी पूरी फीस भरूंगा जुत्सी साहब, सुनील बोला। मैं फ़ीस के बारे में नहीं सोच रहा था, जुत्सी हाथ ने गड़बड़ा से बोला। तो मैं टाइम के बारे में सोच रहा था। टाइम लगेगा तो लगाइए, ये दुकानदारी का वक्त है। जुत्सी साहब, प्लीज़ इस काम को तरजीह देकर दीजिए। मैं आपके कीमती टाइम की कीमती फ़ीस अदा करूँगा। नतीजा कैसे जानोगे? यहीं रुकोगे या लौट कर आओगे? लौट कर आऊँगा। बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। जब आप कहेंगे कि नतीजा उपलब्ध है तो आ जाऊँगा। ठीक है। वैसे कितना वक्त लगेगा? कई टेस्ट करने पड़ेंगे, कई घंटे लगेंगे। शुरुआती टेस्ट में एक गोलियाँ की शिनाख्त हो गई तो 2-3 घंटे ही लगेंगे। कोशिश जल्दी वाली की रखिएगा जनाब, क्योंकि मेरे अंदर कोई घंटी बज रही है कि वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास। पंगा कभी भी हो सकता है। कैसा पंगा? ना ही जाने तो अच्छा है। ओके, आई विल डू माई बेस्ट एंड यू एट योर एनालिस्ट। यस, थैंक यू। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। डॉक्टर कोठारी रमाकांत के ऑफिस में मौजूद था। रमाकांत वहाँ नहीं था। रमाकांत कहाँ गया? सुनील ने पूछा। यहीं क्लब में ही है, अभी उठ कर गया है। ओह, और लड़की वत्सला? ऊपर बेडरूम में। मौजूदा हालत में रूम में आपकी उससे कोई बात हुई तो सही। यानी कि उसे टेप के पुलिस के अधिकार में आ जाने की खबर है? हाँ। और इस बात का पूरा एहसास है कि वो गिरफ्तार हो सकती है। इस बात का व्हाट्सएप देकर मैंने वो जो 24 घंटे वाली मोहलत को कैंसिल करने की दुहाई दी, उसे खुलकर बहस करने के लिए उकसाया। उसने की? कुछ तो की। क्या बोली? कुछ तो बोली। क्या पहलियाँ ना बुझाएं, जो कहना ज़रा रफ्तार से कहिए। उसने इस बात की तस्दीक की है, वो जॉन वॉल्सन ही वो शख्स था जो उसने प्रवीण गुप्ता से आशनाई की मुखाफलत कर रहा था। उसी की ये जिद थी कि वो हमेशा के लिए प्रवीण गुप्ता की ज़िंदगी से किनारा कर ले, उससे तमाम संपर्क तोड़ दे और किसी ऐसी जगह के लिए कूच कर जाए वहाँ से प्रवीण गुप्ता उसे ढूंढे न मिले। रिश्तेदार की बाबत क्या कहती है? अंकल कैसे हो गया वो शख्स उसका? भाई, किसी रिश्तेदारी से तो वो पहले ही इनकार कर चुकी है। कल शाम तुम्हारे सामने उसने ऐसे कहा था कि अंकल एक सम्मानपूर्वक शब्द था जो कि वो वॉल्सन के लिए इस्तेमाल करते थे, जो उनके साथ रहती थी, इसलिए कर्टसी के तौर पर उसे अंकल कहकर पुकारती थी। साथ क्यों रहती थी? कहती अपनी ज़िंदगी में वॉल्सन बीमार आदमी था, उसे देखभाल की ज़रूरत थी, जो कि उसे वो करते थे। कितनी उम्र थी वॉल्सन की मरते वक्त? 62। लड़की की? 23। किन्हीं रूमानी ताल्लुकात की कोई गुंजाइश? भाई, दोनों की उम्र में फ़र्क तो ख्याल करो। जवाब दीजिए। नहीं, दोनों को ही एक दूसरे से नफ़रत थी, फिर भी एक छत के नीचे एक साथ रहते थे। एक नफ़रत करने वाला दूसरा वैसे ही नफ़रत करने वाले की तीमारदारी का फ़र्ज तक निभाता था। वो यही बताती ऐसा था। कब से वो वॉल्सन के साथ रह रही थी? वॉल्सन की मौत से 5 साल पहले से। जब वो वॉल्सन की कुछ लगती नहीं थी तो कैसे उसे मजबूर कर सकता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी से किनारा कर ले? ना सिर्फ मजबूर कर सकता था, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मजबूर कर सकता था।
उसने वत्सला को एक फिक्स टाइम पर अल्टीमेटम दिया हुआ था कि प्रवीण की बाबत उसके आदेश को पालन करे, वरना वो क्या करता, ये अभी सामने नहीं आया। लेकिन इतना लड़की ने माना कि वो उस धमकी से इस हद तक खौफजदा थी कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। ओह नो, वो इस काम के लिए पोटेशियम साइनाइड की गोलियां तक मुहैया कर चुकी थी। वो कैसे? उसी शख्स के जरिए जिससे कि वो मोहब्बत करती थी, प्रवीण गुप्ता के जरिए। हाँ, कैसे? प्रवीण क्वालिफाइड इंडस्ट्रियलिस्ट केमिस्ट है। वो एक स्थानीय केमिकल से लेबोरेटरी की मुलाजमत में है। 3 महीने पहले वॉल्सन की मौत वाले दिन से पहले एक शाम को वत्सला प्रवीण से डेट पर गई थी, लेकिन एक ऐसा कुछ हुआ कि उसे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी देनी पड़ रही थी। तब वत्सला उसकी लेबोरेटरी में उससे मिली थी। तब प्रवीण ने उसे लेबोरेटरी में घुमाया था और बताया था कि वहाँ क्या कुछ होता है। उसी सिलसिले में उसने वहाँ मौजूद कुछ केमिकल्स की बात की तो वत्सला को बताया था। उन्हीं में से एक केमिकल सफ़ेद गोलियाँ भी थीं, जिनके बारे में उसने खास तौर से वत्सला को बताया था कि वो पोटेशियम साइनाइड नाम का एक घातक जहर की गोलियाँ थीं। वो जहर वहाँ क्यों था? क्योंकि वो लेबोरेटरी के कई टेस्टों में काम आता था। वो वहाँ एक जहर के तौर पर नहीं, एक रसायन के तौर पर मौजूद था, जो कि वहाँ किए जाने वाले कई टेस्टों के लिए ज़रूरी होता था। आगे तब प्रवीण को खबर नहीं थी कि लड़की किस जहनी जद्दोजहद से गुजर रही थी और अपनी ज़िंदगी की बाबत कितना खतरनाक कदम उठाने की आमादा थी। वॉल्सन ने उसे 38 घंटे का अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और उसने इतने अरसे में या तो उसने वॉल्सन का कहना मानकर हमेशा के लिए गायब हो जाना था या उसके हुक्म उद्दूली अपनी जान पर खेलकर करनी थी। इन बातों से तो लगता है वॉल्सन का लड़की पर कोई दबाव था, कोई होल्ड था। मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन इस बाबत मैं वत्सला से कुछ कबूलवा नहीं सका था। आप भी वॉल्सन से मिले थे? हाँ, 1-2 बार मुलाकात का इत्तेफाक हुआ था। कैसा आदमी था? बहुत क्रूर, बहुत गुस्सैल, ढीठ, जिद्दी और झगड़ालू। ऐसे आदमी के साथ वो लड़की अपनी जायज़ी से रहती थी, जबकि वो उससे नफरत भी करती थी। इन्हीं बातों में से मुझे लगा था कि लड़की पर वॉल्सन का कोई होल्ड था, लेकिन वो नहीं पता कि क्या होल्ड था। पता तो नहीं, कोई अंदाज़ा ये है कि लड़की की गुज़श्ता ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वॉल्सन को खबर थी और जिसके एक्सपोजर से वो डरती होगी। ये तो बड़ी जनरल बात कही आपने। डॉक्टर खामोश रहा। देखने में वो इतनी भली और नेक वक्त रखती है कि यकीन नहीं होता कि उसके अतीत में कोई ऐसा कुछ खतरनाक काली करतूत छिपी होगी। आज की दुनिया में भले ही खाता खाते हैं, लुच्चों का कुछ नहीं भी बिगड़ता। वजह फरमाया आपने कहा कि वॉल्सन बीमार आदमी था। क्या बीमारी थी उसे? मैं उसका डॉक्टर नहीं था, इसलिए मुझे ठीक से नहीं मालूम। वैसे आप उसकी उम्र में बुढ़ापा अपने आप में बीमारी होता है। ऊपर से सुना है कि बहुत मोटा था। उसके डॉक्टर ने की हिदायत थी कि वो अपना वज़न कम करे, वरना उसको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। उसको जो कुछ खाने की इजाज़त डॉक्टर देता था, उससे उसका पेट ही भरता था, नीयत नहीं भरती थी, तृष्णा नहीं भरती थी, इसलिए ठीक से डाइटिंग नहीं कर पाता था। उसकी खाने की तृष्णा की ये मिसाल थी कि अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा वो दिन में कई बार चॉकलेट वाली कॉफ़ी पीता था, जिसमें सुना है कि दूध की जगह काफ़ी सारी ताज़ा क्रीम मिलाई जाना पसंद करता था। ये तो मोटे आदमी के लिए आ बैल मुझे मार जैसी बात हुई। वो जानता समझता भी था इस बात को, लेकिन बाज नहीं आता था। ये फ्रेश क्रीम और चॉकलेट वाली कॉफ़ी उसके लिए कौन तैयार करता था? और कौन? वत्सला, जो कि उसकी हिदायत के मुताबिक ही काफ़ी बनाती थी। उस हिदायत में एक अहम हिस्सा ये था कि वो उस कॉफ़ी में चीनी की जगह शुगर नील की 2 गोलियां डालनी होती थी। शुगर नील यानी कि शुगर सब्स्टिट्यूट, वो गोली जो डायबिटीज़ के मरीज चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वॉल्सन को डायबिटीज़ थी? मुझे खबर नहीं है, लेकिन ये बात वत्सला ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताई थी कि उसकी वो खास कॉफ़ी चीनी की जगह शुगर नील के इस्तेमाल से बनाई जानी होती थी। उसके लिए शुगर नील की एक शीशी स्थायी रूप से किचन के एक शेल्फ पर मौजूद रहती थी। पहली बात पूरी कीजिए जनाब। आप वत्सला
कि प्रवीण गुप्ता की उस लेबोरेटरी की मौजूदगी का जिक्र कर रहे थे जिसमें कि पोटेशियम साइनाइड की गोलियां उपलब्ध थीं। हाँ, वो कहती है कि प्रवीण उसके पास से थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर हुआ था तो उसने पोटेशियम साइनाइड वाली बोतल में से कुछ गोलियां निकाल ली थीं और उन्हें रूमाल में लपेट कर अपने हैंडबैग में रख लिया था। और ऐसा उसने आत्महत्या के इरादे से किया था। हाँ कि नहीं तो क्योंकि उसे 48 घंटे वक्त उपलब्ध था, क्योंकि उस वक्त का ज़्यादा हिस्सा वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारना की तमन्नाई थी। यानी कि जब 48 घंटों की डेडलाइन आ जाती तो वो सब गोलियां खाकर आत्महत्या करती। हाँ, आगे घर आकर उसने गोलियां रुमाल से निकाल ली और शुगर नील की खाली शीशे में रख दी और उस शीशी को भी किचन में वहीं रख दिया जहाँ कि शुगर नील की शीशी पड़ी होती थी। नहीं, वो शीशी उसने अपने कमरे में छुपा कर रख दी। शुक्र है। फिर जहाँ तक उसकी पेश चली, अपना आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रवीण के साथ गुजारा। वॉल्सन के अल्टीमेटम के 48 घंटे कब ख़त्म होते थे? उस रोज़ शाम को 7 बजे, जिस रोज़ वो वॉल्सन की मौत हुई। उस रोज़ दोपहर के करीब वॉल्सन ने उसे डेडलाइन से की बाबत चेतावनी भी दी कि जो कि शाम 7 बजे तक ख़त्म होने वाली थी। तभी उसने उसे अपनी विशेष कॉफ़ी बना के लाने का हुक्म दिया था। वत्सला ने किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई थी और वॉल्सन के कमरे में उसे सर्व की थी। वॉल्सन ने कॉफ़ी पी थी और फिर वो एक यूँ खांसने और खांकने कराने लगा जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। फिर वो वत्सला को कोसने लगा था और अपनी उस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगा था। उसने वत्सला को साफ कहा था कि कमबख्त, तूने मुझे जहर दे दिया। फिर उसने चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। उसने अपने पलंग के करीब लटकी हुई घंटी भी बजाने की कोशिश की, जिसे सुनकर उसकी नस उस तक पहुंचती। उन कोशिशों में फर्श पर गिर कर टूट गया। आखिरकार तड़पते हुए बड़े मुश्किल से वो घंटी का बटन दबा पाया था। नर्स ने कहीं दूर से नहीं आना था, लेकिन ऐसा वहाँ आम होता था। जब वत्सला वॉल्सन के करीब होती तो वो अपनी ड्यूटी के कदरन अलगर्ज हो जाती थी। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचती थी। तब उसने पाया कि वॉल्सन अभी जिंदा तो था, लेकिन बुरी तरह छटपटा रहा था, बोल सकने में असमर्थ था। नर्स ने तत्काल डॉक्टर मेहतानी को फ़ोन किया था, लेकिन डॉक्टर पहुंचने से पहले वॉल्सन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तब डॉक्टर मेहतानी ने ही उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें उसके लिखा था कि वॉल्सन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। तब फर्श पर गिरी टूटे कप को उठाकर उस कूड़ेदान में फेंक दिया था और फर्श पर बिखरी कॉफ़ी जो पोछा लगाकर साफ कर दिया था, उसी शाम वॉल्सन को दफना दिया गया था। वत्सला पर मरने वाले के इस इल्ज़ाम का क्या असर हुआ था कि उसने उसे जहर देकर मार डाला था। वो कहती कि उस इल्ज़ाम में उसके छक्के छुड़ा दिए थे और पहला मौका हाथ में आते ही वो अपने कमरे से दौड़ गई थी और वहाँ उसने वो शीशी तलाश की थी जिसमें उसने जहर की गोलियां भर के रखी थी। सुनील, वो कहते शीशी वहाँ से गायब थी। वो दौड़े दौड़े किचन में गई थी, जहाँ सीधे वो उस शेल्फ पर पहुंची थी जिस पर कि शुगर नील की शीशी हमेशा रखी रहती थी। तब उसने वहाँ 2 शीशियाँ पड़ी पाई थी। 2? हाँ, शुगर नील की लगभग भरी हुई शीशी किसी ने शेल्फ के पीछे सरका दी थी और आगे जरूर वैसी वो शीशी रख दी थी जिसमें वत्सला ने लेबोरेटरी से चुराई जहर की गोलियां भरकर रखी थी। ऐसा किसने किया? पता नहीं किसने किया, लेकिन जिसने भी किया जानबूझकर किया ताकि कॉफ़ी तैयार करते वक्त शुगर नील की शीशी की जगह वत्सला के हाथ में वो शीशी लगती जिसमें जहर की गोलियां थी। लिहाजा उसने कॉफ़ी में शुगर नील की गोलियां डालने की जगह जहर की गोलियां डाल दी अनजाने में। लेकिन वो नतीजा जो सामने आया उसकी वजह से वो खुद कोई वॉल्सन की मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगी। धीरे धीरे ये अपराध बोध उसके जहन पर इस कदर हावी हो गया था कि वो मेंटल केस बन गई और हर क्षण अपने गले में गुनाह की जंजीर सटकी ज़रूर महसूस करने लगी। नतीजतन उसका खाना पीना हराम हो गया, उसे अनिद्रा की बीमारी हो गई और उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। ऐसी हालात में वो आपकी पेशेंट बनी। हाँ, जहर की बाकी गोलियां उसने क्या किया? तुम्हें मालूम है कि आखिरकार क्या किया?
बहरहाल उस वक्त तो उसने सेल्फ से वो शीशी उठाई और अपने पर्स में रख ली। वो कहती है उस वक्त उसे गारंटी थी कि वॉल्सन जहर की उन गोलियों की वजह से मारा था और उसके डॉक्टर के मेहतानी के यहाँ पहुँचने की वो बात उजागर हो जानी थी। वो अपना गुनाह कबूल करने ही वाली थी कि लेकिन ये सोच में पड़कर देर के लिए खामोश रह गई कि उसका इकबाल जुर्म प्रवीण के लिए मुसीबत बन सकता था, क्योंकि इतना घातक जहर उसकी लापरवाही की वजह से लेबोरेटरी से चोरी चला गया था। हाँ, इस संदर्भ में लड़के की जिम्मेदारी तो बनती ही है ना। अव्वल तो उसे वत्सला को लेबोरेटरी में ले जाना ही नहीं चाहिए था। ले भी गया था तो जहर की बाबत नहीं बताना चाहिए था। वो भी बताया था तो उसे वत्सला के लिए वहाँ ऐसी सुविधा नहीं देनी चाहिए कि जिसमें कि 2 जहर की गोलियाँ चुरा पाती। उसे क्या पता था कि वत्सला की ऐसी कोई हरकत करेगी। वही तो। डॉक्टर एक क्षण टिटका और फिर बोला, बहरहाल वत्सला की वक्ती खामोशी उसके लिए एक बहुत मुफीद साबित हुई। डॉक्टर मेहतानी ने उसे बुरी तरह से आंदोलित देखा तो ये वो समझ सकता ही नहीं था कि वत्सला की बुरी हालत इस ख्याल से हो रही कि उसने जान अनजाने में खुद उसी ने वॉल्सन की जान ले ली थी। उसने ये समझा कि वॉल्सन की एक मौत के सदमे से वत्सला के दिल पर असर हो गया था। हो तो जाता है एक हुई मौत का ऐसा असर, दुरुस्त। लिहाजा डॉक्टर मेहतानी ने उसे सेडेटिव का इंजेक्शन देकर सुला दिया था। यानी कि हाथ के हाथ उसके ये कन्फेस कर लेने की नौबत ही ना आई कि वॉल्सन की मौत की वजह वो थी क्योंकि वो उसकी कॉफ़ी में शुगर नील की निर्दोष गोलियां डालने की जगह घातक जहर की गोलियां डाल बैठी थी। हाँ, और जब तक वो सेडेटिव के असर से मुक्त हो चुकने के बाद उठकर अपने पैरों पर खड़ी हुई, तब तक कुछ ही और कहानी बन चुकी थी। डॉक्टर और नर्स दोनों एक ख्याल जाहिर कर चुके थे कि वॉल्सन को दिल का घातक दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने अपने डेथ सर्टिफिकेट में इस ख्याल की तस्दीक भी दी थी। वत्सला के लिए ये तो एक तरह की खुदाई मदद हुई, सरासर हुई। कम से कम उस माहौल में, उन हालत में वत्सला ने उस खुदाई मदद का पूरा फ़ायदा उठाने की समझदारी भी दिखाई। वॉल्सन के बेडरूम में एक शीशे की अलमारी है जिसमें वो अपनी 2 राइफलें और 3 रिवॉल्वर बड़े सजावटी अंदाज में रखता था। सजावटी अंदाज में मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो चीज़ उसकी नौजवानी की यादगार थी। अब उसके लिए उनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रह गया था। आई अंडरस्टैंड। उस अलमारी में तमाम हथियारों के काम आने वाले बुलेट्स भी मौजूद पड़े थे। वत्सला कहती कि उसने वहाँ से राइफल का एक कारतूस निकाला था, उसे एक प्लास की मदद से खोला था और उसमें मौजूद सारे छर्रे उस शीशे में भर दिए थे। उसमें की जहर की गोलियाँ थी। फिर अगले रोज़ वो चुपचाप झेरी आई थी और वो शीशे वहाँ की झील में फेंक आई थी। समुद्र में क्यों नहीं, जो कि नॉर्थ शोर पर ही है। वो कहती है उस वक्त उसे वही मुनासिब लगा था कि वो शीशी मौका वारदात से कहीं ज़्यादा दूर जगह पर गर्क होती। झीरी की इस झील का ख्याल उसे कैसे आया? नॉर्थ शोर से झीरी कोई ज़्यादा दूर नहीं। वो अक्सर प्रवीण के साथ वहाँ जाया करती थी। तन्हाई की तलाश में जो नौजवान जोड़े वहाँ आम आते जाते हैं। ठीक है, यूँ उसने जहर की गोलियों का वजूद ख़त्म करने का किस्सा ख़त्म मान लिया। किस्सा तो ख़त्म ही था। वो तो तब भी ख़त्म था जब कि गोलियों को ठिकाने लगाने के लिए झेरी जाने की जगह उन्हें टॉयलेट में बहाकर ऊपर से फ्लश चला देती। लेकिन उस लड़की ने तो अति संवेदनशील मिजाज पाया। उसने वो जो खुद अपने गुनाह की जंजीर फांसी की तरह अपने गले में लटकाकर अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और यूँ उस जंजीर का बोझ दिन पर दिन बढ़ता चला गया था। आपके पास क्यों कर पहुंची? प्रवीण की राय पर। वो अपनी बिगड़ती तंदुरुस्ती से फिक्रमंद थी और सबसे पहले उसे यह एहसास हुआ था कि उसके दिमाग पर कोई बोझ था जो कि उसकी उसी बुरी हालत के लिए जिम्मेदार था। उसी ने उसके लिए किसी मनोचिकित्सक के इलाज के लिए ज़रूरत महसूस की थी। किसी तरीके से वो मेरे नाम से वाकिफ़ था, इसलिए उसी ने जिद करके वत्सला को मेरे पास भेजा था।
तो ये है कहानी, हाँ, जिस पर आपको यकीन है। डॉक्टर से पकाया, क्या मतलब? आप उसके हमदर्द हैं? तभी रमाकांत ने भीतर कदम रखा। सुनील खामोश हो गया। रमाकांत अपने एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और बोला, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब की कहानी सुनी? हाँ सुनी। सुनील बोला, लगता है तुम पहले ही सुन चुके हो। बिल्कुल, आखिर तेरे बड्डा भापे जी हम ही हैं। उसकी बाबत का क्या ख्याल है तुम्हारा? पहले तो अपना ख्याल तो जाहिर कर, आखिर इतना बड़ा आलम फाजिल बनता है। मैं वही कर रहा था कि जबकि तुम्हारे एक आकर विघ्न डाल दिया। तुमने एक आकर विघ्न डाल दिया। वही माँ सदके, अब निकालना विघ्न। सहमति में सिर हिलाता सुनील डॉक्टर की तरफ घूमा। मैं कह रहा था, वो बोला कि आप वत्सला के हमदर्द हैं और आपकी वजह से हम उसके हमदर्द बन गए हैं। हम? रमाकांत अपने और सुनील की तरफ इशारा करते हुए बोला, यानी कि हम। लेकिन सुनील बोला, इस कहानी पर ज़रा पुलिस के नज़रिए से निगाह डालकर देखिए डॉक्टर साहब, फिर आपको कोई और ही नज़ारा होगा। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर बोला, ठीक से बताओ। वो कहती है कि वॉल्सन को उससे नफरत थी और ये भी कबूल करती कि उसने वॉल्सन को जहर दिया था और बचे हुए जहर की शीशी तो जाकर जहर की झील में डाल दी थी। मर्जी से नहीं कहती, रजामंदी से नहीं कहती। जो उसने कहा वो मेरे ड्रग्स के असर की वजह से कहा, कैसे भी कहा, लेकिन कहा। चलो ऐसे ही सही। अब आपकी ज़ुबानी में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि वॉल्सन का वत्सला पर कोई होल्ड था। उसके हाथ में कोई ऐसी ताकत थी जिसकी दम पर वो वत्सला से प्रवीण के रोमांस में विघ्न डाल सकता था और वत्सला चू नहीं कर सकती थी। उसने वत्सला को उस दोस्ती का किनारा करके कहीं गायब हो जाने का हुक्म दंदनाया था और इस काम के लिए 48 घंटे की डेडलाइन मुकर्रर की थी। उस डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले वॉल्सन का पुलंदा बन गया, उसको जहर दे दी गया और जहर देने वाला हाथ खुद वत्सला का था। उसने अपने बॉयफ्रेंड की लेबोरेटरी से जहर की गोलियां चुराई थी। वॉल्सन मरते मरते उस पर यह इल्ज़ाम लगा गया कि उसी ने उसे जहर दिया था। उसको उस इल्ज़ाम से इत्तेफाक था, तभी उसने बची हुई गोलियों को नॉर्थ शोर से कोसों दूर ऐसा इंतज़ाम किया कि वो कभी का बरामद ना हो सके। अब आप ये बताइए कि कहानी अगर पुलिस को सुनने को मिल जाए तो वो उससे क्या नतीजा निकालेगी? बुरा ही नतीजा निकालेगी। तभी मैं बेचारी के लिए फिक्रमंद हूँ। बेचारी? हाँ बेचारी, क्योंकि मैं उसकी कल्पना एक हत्यारे के तौर पर नहीं कर सकता, बावजूद उसके इकबालिया बयान के। हाँ, बावजूद उसके इकबालिया बयान के। डॉक्टर लोग किसी की व्यक्तिगत ट्रेजिडी से यूं मुँह होते ही नहीं। वो खामोश रहा। बंदा नवाज, मेरे पास आपके लिए एक खास खबर है। क्या? बल्कि खास खबर से पहले एक और ख़ास बात है। क्या? लड़की के कथित इकबालिया बयान दर्ज को उसके किसी वहम का नतीजा करार दे भी दिया जाए तो जहर की गोलियों की उस शीशी का क्या होगा जो कि कबूल करती हैं कि उसने झील में फेंकी थी? वो तो उसके पूरे होशावास में योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था। वो तो उसके किसी वहम, किसी खाम ख्याल का नतीजा नहीं हो सकता। वो शीशी अब इतने अरसे बाद बरामद नहीं हो सकती। आप जैसे आपकी वो वफादार नर्स आपके बाहर नहीं जा सकती थी। डॉक्टर को जवाब न देते बना। बहरहाल जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि लड़के का मरना जीना इस बात पर निर्भर करता है कि उस शीशी की बरामदी के बाद उसमें जहर मौजूद पाया जाता है या नहीं। अब फिर ये न कहिएगा कि शीशी बरामद नहीं हो सकती क्योंकि वो बरामद हो चुकी है। क्या? डॉक्टर भौचक्का से बोला, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कैसे बरामद हुई? सुनील ने बताया। प्यारियो, रमाकांत मातमीत अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ बोला, बाज नहीं आते हो, बाज आ ही नहीं सकते। सुनील ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। झील से शीशी बरामद करना तुम्हारा काम था? तुम्हें? डॉक्टर बोला। यकीन था झील से शीशी की बरामदी का? नहीं था, सुनील बोला, लेकिन जो कुछ मैंने किया था वो सोच समझ कर किया था कि अगर वो शीशी मेरे लिए वहाँ से बरामद नहीं होती तो फिर ये काम पुलिस के लिए भी नहीं होने वाला था और उस सूरत में वो लड़की सेफ थी। वो रमाकांत की तरफ घूमा। अब कुछ समझ में नहीं आया बड्डे पापा जी के। यानी कि तू शीशे की बरामदी से ज़्यादा शीशे की न बरामदी की उम्मीद में झेरी गया था? हाँ। फिर तो शाबाशें। तुमने कहा, डॉक्टर सुनील से बोला, कि शीशी न बरामद होने की सूरत में लड़की सेफ थी।
हाँ सुनील बोला, लेकिन उसका इकबालिया बयान तब कोई कीमत नहीं रखता जब तक कि उसको बल देने वाला कोई और सबूत सामने ना हो। ऐसे सबूत को कोरोबोरेटिंग एविडेंस कहते हैं। वो शीशी ऐसे सबूत बन सकती है कि बरामद न होती तो अच्छा होता, लेकिन हुई। उसमें जहर की गोलियां थी, लेकिन जहर की थी या नहीं अभी नहीं मालूम। लेकिन मालूम किया तो जा सकता है, कोई केमिकल, उसके केमिकल एनालिसिस। मैं आलोक जुत्सी के नाम के झेरी में स्थित एक ऐसे केमिस्ट का अप्रोच कर चुका हूँ जो एनालिसिस करके वो शीशी एनालिसिस करने के लिए वो शीशी उसे सौंप चुका हूँ। जुत्सी को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही काबिल केमिस्ट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी जांच से जो नतीजा वो निकालेगा वो हमें पहले से मालूम है। जब वत्सला यही कबूल करती है कि उस शीशे में जहर की गोलियां थी तो फिर बात ही खत्म हो गई। यार वो शीशी गायब कर दी होती जनाब, वो टेप मिटा दिया होता। ओह सॉरी। और फिर मैंने अर्ज किया कि वो शीशी झील में से मैंने नहीं निकाली, वो झील तैरते हुए बच्चे ने निकाली थी, और वो 4 साल और वैसे 4 और बच्चे उस कृत्य से गवाह थे। यूँ बरामद हुई शीशी को मैं गायब कर देता और बाद में उन बच्चों के जरिए मेरी इस कृत्य को पर्दाफाश हो जाता तो मेरा स्थान जेल में रिजर्व होता, क्योंकि किसी अपराध के सबूत मिटाना, उन्हें छिपाया जाना भी अपराध होता है। ओह, एंड इसलिए कल आपको अपना वो टेप नष्ट कर देने की सलाह देना गलत होता, क्योंकि आपकी नर्स उस टेप की उसमें निहित वार्तालाप की गवाह है। ब्लडी बिच जी चाहता है गला घोट दो कमीने का। बढ़िया, पहले उसका और फिर उस पुलिसिए का जिसके सामने उसने टेप का रागा लापा, जैसे कि आप उसका होने वाला खाविंद बताते हैं। डॉक्टर हड़बड़ा कर चुप हो गया। प्यारे और रमाकांत बोला, तुमने भी तो अपनी जुबान अपना पुलंदा बनवाने के लिए काम किया है। मैंने क्या किया? सुनील बोला, शाबाश, तुझे नहीं मालूम क्या किया? अरे वो शीशी सबूत है। किस बात का? वत्सला की करतूत का। बशर्ते कि शीशे में जहर की गोलियां होने की पुष्टि है। वो तो होगी जैसे शीशी उस लड़की ने डिस्क्राइब की, जहाँ उसे फेंकी, फिर तूने एन वही से तो बरामद की। मैंने नहीं की। झील के तैरते छोकरों में से एक ने की। मैंने तो शीशे को छुआ तक नहीं। जो कि यह उन लड़कों ने किया, जिसमें एक लड़का अरुण मिश्रा कामयाब हुआ। तेरी शायबर काका, बल्ली तेरी खैर नहीं। ऐसे ही सही, खैर क्यों नहीं। तूने एक अहम सबूत को दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल गलत। मैंने उसे उजागर करने की कोशिश की है। वो शीशी उस बालक के हाथ लगती है, मैं सीधा उसे केमिस्ट के पास ले गया था, जो कि ये जांच करने में सक्षम था कि उसमें जहर की गोलियां थी या नहीं। पुलिस के पास क्यों न पहुंचा? क्योंकि मैं इतनी व्यस्त रहने वाली पुलिस को जहमत नहीं बढ़ाना चाहता था। ये न बोलो कि शीशी तभी कोई अहमियत रखती जबकि उसमें कोई जहर हो। अगर उसमें जहर नहीं है तो पुलिस उससे क्या लेना देना है। वो तो उल्टे खफा हो सकते हैं कि आ गया सुनील भाई मुल्तानी का एक बोगस का केस उठाकर पहले ही काम के बोझ से लदी पुलिस पर और बोझ लादने। लेकिन जहर तो उसमें ज़रूर होगा, क्यों डॉक्टर? डॉक्टर ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। तूने उस केमिस्ट को, रमाकांत बोला, कोई ऐसी हिदायत दी कि उस शीशे की जहर होने की तस्दीक हो तो पुलिस को फ़ोन कर दे? नहीं, सुनील बोला, तूने ज़रूर कहा होगा कि जो नतीजे निकले वो तुझे ही बताए। हाँ, फिर भी पूछता है कि क्यों तेरी खैर नहीं? सुनील कुछ सोचता रहा और फिर बोला, मैंने अब पुलिस के पास जा सकता हूँ और जाकर सारी कहानी सुना सकता हूँ। मैं उन्हें कह सकता हूँ कि मैं सीधा झेरी से आ रहा हूँ था। अब आया ना ऊँट लुहार के नीचे, पहाड़ के नीचे। तुमने? डॉक्टर बोला, जुस्सी को जो हिदायत देनी थी वो तो अब भी दे सकते हो। उसे आप टेलीफोन पर बोल दो कि उस शीशे में जहर की मौजूदगी की तस्दीक हो तो पुलिस को खबर कर दे। पहले उसे, रमाकांत बोला, डॉक्टर साहब वाली ये बात बोल, फिर पुलिस के पास पहुंच। यूँ तेरा डबल क्रेडिट बनेगा। सुनील ने सहमति में सिर हिलाते हुए मेज पर पड़े टेलीफोनों में से एक को अपनी तरफ खींचा, उस पर आलोक जुत्सी का नंबर किया। सुनील बोल रहा हूँ। संपर्क स्थापित होने पर बोला, सुनील। उसे जुत्सी की फुसफुसाती सी लेकिन उत्तेजित आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? पुलिस क्या? पुलिस यहाँ पहुँची थी क्या? शीशी ले गए, गोलियों के छर्रे के समेत? हाँ, लेकिन क्या ले गए? उनके आने से बस ज़रा देर पहले मैंने एक गोली को ब्लेड की ज़रा से खुरच कर उसकी एक परत अलग की थी और टेस्ट ट्यूब में महफूज कर ली थी।
इतने थोड़े से सैंपल में आपका टेस्ट हो सकता है? कोशिश हो सकती है। आपने की? अभी नहीं। मिस्टर ज्योतिषी, अगर मैं आपकी व्यापक जांच का फील्ड घटा दूं, उसे एक जगह केंद्रित करूं, तब क्या वो सैंपल टेस्ट के लिए काफ़ी होगा? तब तो होगा। तो आप उसे सिर्फ पोटेशियम साइनाइड के लिए टेस्ट कीजिए और जो नतीजा निकले उसे मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे खबर कीजिए। ओके। सुनील ने फ़ोन वापस रख दिया। क्या हुआ? रमाकांत बोला। जुस्सी के पास पुलिस पहुंच भी गई और वो शीशी कब्जा भी ले गई। वो तो होना ही था, डॉक्टर बोला। टेप उनके कब्जे में था, उनके सुनते ही उनका झील का रुख करना स्वाभाविक था। फिर रमाकांत ने पूरी बात की। वहाँ से ये पता लग जाना क्या बड़ी बात थी कि तूने वहाँ क्या करतब किए थे? कोई बड़ी बात नहीं, सुनील बोला। वो बच्चे तब भी झील में तैरते हो सकते थे और उनमें से एक बच्चा बता सकता था कि कैसे नोट बांटने वाले अंकल ने वहाँ आकर झील में से एक शीशी बरामद करवाई थी और उसे कहाँ पहुँचवाया था। मुझे पुलिस से इतनी टूटती फूटती और मुस्तैदी की उम्मीद नहीं थी। अब वही टूटती फूटती और मुस्तैदी यहाँ भी नहीं ले आएगी। यहाँ किस लिए? तो पूछता है किस लिए? अरे अब तक उन्हें दिखाई दे गया कि तूने कैसे कील की तरह इस केस को कील की तरह इस केस में ठुका हुआ है और लड़की गायब है, तो वो उसे भी तेरी करतूत नहीं मानेंगे? और फिर तेरी करतूत मानकर लड़के को छुपाने के मामले में जो जगह उन्हें सूझेगी, उनमें क्या ये जगह नहीं होगी? ओह, बस सिर्फ हो, जबकि तू बाखूबी जानता है कि पुलिस इधर का रुख कर भी चुकी हो सकती है। उस लड़के से तो मेरी बात हुई ही नहीं, लगता है यहाँ तो अब होगी भी नहीं। तो क्या किया जाए? वैसे पूछ रहा, उसे यहाँ से कहीं और पहुँचाओ, मल को, एक फरार अपराधी को। अभी न वो फरार है न अपराधी है। मैं उसे यहाँ से खिसकाऊंगा तो? वो बालिग समझदार लड़की है, उसे समझाया जा सकता है कि पूछे जाने पर वो कहे कि वो जहाँ गई थी अपनी मर्जी से गई थी। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। 87